तो हमने वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स तक ख़त्म कर लिया था, है ना। और 2 क्वेश्चन दिए थे, मतलब 2 एक्सरसाइज दी थी। ठीक है, दे बेटा एक बुक मुझे, आगे चलते हैं। चलो बेटा 10.1 में बताओ कोई डाउट। सक्षम कर लिए क्वेश्चन 10.1 में डाउट? कोई डाउट नहीं है? गौरव हो गए सारे क्वेश्चन? हाँ, कौन सा बेटा है 1 का? अच्छा 5 का फर्स्ट कह रहा आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। बेटा ए और माइनस ए का जो सपोर्ट होगा वो सेम ही होगा। जैसे ये वेक्टर ए हो गया, इसका माइनस क्या हो गया? अपोजिट हो गया। बस क्या हुआ, मैग्नीट्यूड सेम ही है, बट इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। सेम स्ट्रेट लाइन पर है तो कोलिनियर है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे, तो इसलिए क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। और बताओ, बस बाकी सब हो गए? ठीक है। अच्छा आ जाओ सेकंड पर बेटा, 10.2 में कौन सा बेटा? 17 कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी। अच्छा 14 भी है, चलो पहले 17 समझ लेते हैं। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर भी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अगर हम चलें तो हम क्या कहते हैं कि भाई दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो दोनों होती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो स्ट्रेट मतलब ऐसा अगर होता है दो लाइन के साथ, तो यानी दो के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। ये तो स्ट्रेट लाइन की बात थी, लेकिन वेक्टर में ये सब स्लोप वगैरह है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, वही 10th क्लास वाला मेथड। ठीक है ना। तो जैसे मान लो हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर पहले 16 है ना, ये 16 है 17 है। देखो कोई भी एक ट्राइंगल बना लो। कह रहा है ये हो गई हमारे पास ट्राइंगल ABC। ठीक है, एक बार इसे समझ जाओगे तो हर एक क्वेश्चन क्लियर कर लोगे, चाहे वो फिर पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, जो भी प्रूफ करना हो। ठीक है ना, आ जाएगा सारा। तो ये कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यानी वेक्टर ओ ए दे रखा है। तो लिखने की जरूरत नहीं, वेक्टर ओ ए उसने स्मॉल ए दे रखा है, तो आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, और जब भी आपको लिखना हो किसी का पोजीशन वेक्टर वर्टेक्स को लेकर के, तो हमेशा वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी। ठीक है ना। तो उसके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं 3i कैप -4j कैप और -4k कैप। ये हमारा वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी हमें गिवन है, वेक्टर बी इज 2i कैप -j कैप और +k कैप। और सी के लिए पोजीशन वेक्टर हमें वेक्टर सी गिवन है, सी के लिए पोजीशन वेक्टर हमें वेक्टर सी गिवन है, और वेक्टर सी हमारे पास है i कैप -3j कैप और -5k कैप। ये हमें गिवन है। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या करना है बेटा कि अब डायरेक्शन पर काम करो। जैसे मैंने बताया था कि डायरेक्शन जरूर लगाओ, वैसे जरूरत इसमें नहीं है, आप रैंडम नेमिंग भी कर सकते हो, लेकिन आदत बनाओ कि जब भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करो और अगर आप फिगर बनाओ तो हमेशा डायरेक्शन पे काम करो। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है कि किसी भी एक वर्टेक्स को आपको इनिशियल पॉइंट मानना है। इन शॉर्ट कह सकते हो कि मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं। जैसे मैंने वेक्टर बी को मान लिया, सही है ना, या सॉरी बी पॉइंट को मान लिया, बी ए सी किसी को भी मान लो। अब बी से निकलने वाले दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर सिंपल सी बात करते हैं, जो दोनों लाइनें निकल रही हैं उसका इनिशियल पॉइंट बी है, तो एक वेक्टर बी सी बन रहा है और एक वेक्टर बेटा बी ए बन रहा है। ठीक है ना। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से या तो ऐसे करो बी ए सी नाउ बी सी, या आप करो बी सी सी ए और बी ए। बस ये याद रखना है कि आपको ये डायरेक्शन लगानी आनी चाहिए। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जब बच्चों को डायरेक्शन नहीं आती तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, हम लोग करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हेक्सागन के बारे में कहा गया था। ठीक है ना,
तो डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, तो ये ध्यान, इसको लगाना तुम लोगों को आ जाएगा। जब भी लगाना है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है, जब भी लगाना है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो पैरेललोग्राम में भी काम किया तो डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग थी, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग थी। तो क्या तरीका था कि भाई किसी भी एक वर्टेक्स को इनिशियल मान लिया, उससे निकलने वाली जितनी भी लाइनें हैं वो मार्क कर ली और फिर ट्राइंगल कंप्लीट कर ली। ठीक है ना, समझ गए? तो ये बन गया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, तीनों ही साइड की लेंथ चाहिए। लेंथ का मतलब वेक्टर की भाषा में बात करें तो मैग्नीट्यूड चाहिए। सही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ, अब देखो वर्किंग करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहे आप बीसी बोलो या सीबी बोलो एक ही बात है। लेकिन हम अपना स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करेंगे कि हम हमेशा वेक्टर का नाम उसके डायरेक्शन के हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आगे के लिए हमारे लिए ये चीजें बेस्ट रहती हैं। ठीक, तो अब मैंने कहा कि मैंने फाइंड आउट किया वेक्टर BC। तो आपने देखा कि अगर दो पासिंग पॉइंट हैं, अभी हम पिछली क्लास में पढ़ के गए, गौरव तो बेटा इधर आ जा, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो इधर आ जा। ठीक है, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं बेटा वेक्टर BC की, तो दो पासिंग पॉइंट है हमारे पास B और C, इसके दो एंड हैं। तो BC का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अभी मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो अभी मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। आप समझ गए होगे कि अब कैसे लिखना है, C माइनस B। C का मतलब OC और B का मतलब OB। ठीक है ना, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी 2 पॉइंट फॉर्म में वेक्टर को निकालने का। ठीक है ना, समझ गए? बाकी काम हम अपना पेपर में जब करेंगे तो सीधे लिखेंगे वेक्टर BC। वेक्टर BC किया C माइनस B, आई कैप माइनस 2 आई कैप, कितना आ गया बेटा, माइनस आई कैप, माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस के कैप हो जाएगा 6 के कैप। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है, अब हमें निकालना है वेक्टर BC मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, वेक्टर BC मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं यहां पर, -1 -2 -6, और इन्हें क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो -1 का स्क्वायर अभी लिख दे रहा हूं प्रॉपर, फिर आगे हम डायरेक्ट स्क्वायर करना शुरू कर देंगे। -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। क्या सही है बेटा, सही है ना? अब -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया, √41। अब देखो रूट नहीं निकल सकता है, तो जिसमें रूट निकलने वाला उसमें मत निकालो, क्योंकि तभी तो हम आराम से चेक कर पाएंगे ना कि कौन सी लार्जर और कौन सी स्मॉलर है। वेक्टर BC के बाद अब निकालो वेक्टर BA, यानी साइड BA निकालनी है। वेक्टर BA की बात करूं तो A माइनस B, 3 माइनस 2 कितना हो गया, आई कैप, 4 माइनस और माइनस प्लस J -3 J कैप, और नेक्स्ट आ गया बेटा -4 माइनस K -5 K कैप। क्या सही है? आगे बढ़ते हैं। तो अब निकालो वेक्टर BA मैग्नीट्यूड, सॉरी मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैग्नीट्यूड नहीं लिखना था, कि हमने BA निकाला है। अब निकाल लेते हैं वेक्टर BA मैग्नीट्यूड। वेक्टर BA मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई कैप के साथ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 और 1 35। क्लियर है? इसके बाद निकालो बेटा वेक्टर CA। वेक्टर CA की बात करूं तो A माइनस C, तो कितना आ गया, 3 माइनस आई 2 आई कैप, 4 और प्लस 3 माइनस J कैप, और -4 + 5 + K कैप। अब निकालो वेक्टर CA मैग्नीट्यूड, कितना आ गया, 4 1 1, कितना आया बच्चों, √6। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, √41। तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है, बिकॉज वेक्टर BC स्क्वायर या वेक्टर BC मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, BA मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस CA मैग्नीट्यूड स्क्वायर। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो सीधे करो। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ
राइट ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट, ठीक है, तो BC हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल एट, लिखना चाहो लिखो, पता होना चाहिए तो मैंने लिखा, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो जहां पर भी स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब प्रूफ करने को आ जाए तो समझ जाओ मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और बेटा 14 कह रहा है शो दैट दीज थ्री वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू OX OY एंड OZ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन, 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो वेक्टर आसान लग रहा है सही। अभी समझाने के लिए बच्चों फिगर बना रहा हूं, नहीं बनाओगे तो चलेगा बट बना लेना चाहिए। कह रहा आपको प्रूफ करना है कि एक वेक्टर ए दे रखा है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ, यानी OX OY और OZ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या समझे, OX OY और OZ के साथ अगर कोई भी वेक्टर इंक्लाइंड होता है तो उन एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो क्या ये डायरेक्शन एंगल की बात नहीं कर रहा, अगर डायरेक्शन एंगल इसका मतलब निकालना है तभी तो इक्वली इंक्लाइंड कहोगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो डायरेक्शन एंगल किससे निकलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से निकलते हैं, यही है ना। तो ये एंगल किससे निकलते हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन से निकलते हैं, ठीक है ना। तो बनाते हैं जरा वेक्टर और समझते हैं इस बात को। जैसे ये हमारे पास वेक्टर बाहर की तरफ आ गया, यही है हमारा वेक्टर ए, ठीक है ना, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। और वेक्टर ए की जो कंपोनेंट फॉर्म है वो क्या दे रखी है, हम लेट कर लेते हैं, वैसे इसने लिखा नहीं, ये मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देखो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास अल्फा विद OX, ये हो गया बेटा बीटा विद OY और ये हो गया गामा विद OZ। बना लिया, यही निकालने हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, मुझे वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तभी डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ए कैप फाइंड आउट करूंगा। ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन ए मैग्नीट्यूड। जरा इसका मैग्नीट्यूड पता लगाओ कितना है, √3। वेरी गुड। तो इसको अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में चेंज करूं तो क्या बन गया, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। सही है। तो दिस इंप्लाइज बेटा कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1/√3, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3। क्या सही है यहां तक, सब समझ में आ रहा है। तो अब क्या कह सकते हो बेटा, दिस इंप्लाइज कॉस एल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइंस बराबर हैं किसी भी एंगल के लिए, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। हेंस वेक्टर ए इज equally inclined with OX OY एंड प्रूव हो गया, ठीक है, समझ में आया। और बताओ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फॉर द गिवन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है ना, तो कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर चाहिए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, तो हम उस वेक्टर को सी मान लेते हैं। तो लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। तो अब वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर ए और बी को ऐड करूं तो क्या बनेगा जरा चेक करो, 2 प्लस माइनस आई कैप कितना हो गया, आई कैप 0 जे कैप और प्लस के कैप, यही बना ना, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप, जरा चेक करो यही बनेगा ना भाई अंश, यही होगा ना। अब क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो
सी ए प्लस बी को वेक्टर सी से किया, अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो कैसे निकलेगा शुभ? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, सी कैप इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर सी अपॉन सी मैग्नीट्यूड। सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √2। अब √2 से डिवाइड कर दो, 1/√2 आई कैप प्लस 0/0 तो हटा ही देते हैं, है ना, प्लस 1/√2 के कैप। आंसर। अगर हमसे डायरेक्शन को साइन पूछे तो क्या हो गए? 1/√2 कॉमा 0 कॉमा 1/√2। ये ध्यान रखना है आपको कि गलती से 1/√2 और 1/√2 लिख दिया गया तो वो समझ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया, गामा तो गया, ये कहाँ गया? तो आपको तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। डायरेक्शन को साइन 2 नहीं 3। ठीक, चले आगे। डन। हाँ, नोट कर ले। अच्छा पीछे दो अच्छा तो सेम ही दे रखे ना, इसमें गलती कर रखी है शायद। एक में ना इसमें -CA लिखना चाहिए था, मिस प्रिंट है ये। बी और सी ऑप्शन तो एज इट इज ही प्रिंट हो गए हैं, तो इसमें एक जगह CA होना चाहिए, बाकी ठीक है, यही आंसर है इसका। हाँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। 19 में भी शायद गड़बड़ी हो सकती है। 19 पढ़ रहा हूँ, जरा देखो। इफ वेक्टर A एंड B आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। देखो कोलिनियर, कोलिनियर में क्या समझाया था? वेक्टर A इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, ये होना चाहिए। तो पहला वाला देखो, वेक्टर B इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर A, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बेटा वेक्टर A इज प्लस माइनस वेक्टर B, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लस माइनस का मतलब प्लस माइनस 1, तो यहां पे अब लैम्डा कितना है? 1 है, ये भी कोलिनियर वेक्टर है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड B क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ये कह रहा है नॉट प्रोपोर्शनल। बोथ वेक्टर A एंड B हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो ये तो करेक्ट होता है इसका, यानी ये करेक्ट कर दिया गया क्वेश्चन, पहले इसमें गलती थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पीछे कौन सा BCD तीनों लिखे हैं? गलत है ये, ठीक है, इनकरेक्ट सिर्फ इसमें सी है। चेक करो और किताबों में चेक करो, कैसे हो सकता है। तीनों है, इसमें यही होगा, सिर्फ सी होगा। इनकरेक्ट बोल रहा है ना। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये होगा। चलो इस पे देख लेते हैं गूगल वहां पे क्या कहते हैं। तुम लोगों ने चेक किया? हाँ, तीनों होंगे, देखते हैं। स्टेटमेंट समझता हूँ, नॉट करेक्ट बोल रहा है ये, तो ये सब तो करेक्ट ही नहीं होने चाहिए। या तो ऐसा हो सकता है कि फुल डेफिनेशन पे बात कर रहा हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या तो पूरी लिखो, या तो ये कह रहा हो। रुको, ठीक तो है, ये तो कह तो रहा है सी द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल, एक आंसर ये कह रहा है। दूसरा D, बोथ द वेक्टर्स A एंड B हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, सेम मैग्नीट्यूड भी हो सकते हैं, है ना, हाँ हो सकता है। ये कह रहा है कि C और D दो आंसर हैं, वो कह रहा है BCD तीनों होने चाहिए। या इसको ना इस सेंस में लेके गया है कि ओनली यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती, और मैं इसको ऐसे ले रहा हूं कि अगर मैं इसको स्टेटमेंट के हिसाब से देखूं तो मैं इसको करेक्ट समझूंगा, फुल स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सब करेक्ट है कोलिनियर के लिए, अगर विदाउट डेफिनेशन जाए हम तो। बस यही एक इनकरेक्ट है मेरी तरफ से, तो सी। ठीक है, और देखते हैं ये और ने कोई मेहनत करी हो, एक बार और कर, थोड़ा और अंदर। इसने वही यूज किया बेटा। अगर वैसे जाए ना, देखो बी में कह रहे हैं कि वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B, दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज द मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ठीक है।
विच इज नॉट द रिक्वायर्ड, मतलब ये फुल स्टेटमेंट को लेकर के अगर जाओगे तब फिर ये तीनों बातें इनकरेक्ट हैं। पूरी स्टेटमेंट को लेके जाओगे, जैसे पहली स्टेटमेंट है वेक्टर बी इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए फॉर सम स्केलर लैम्डा, बस यही एक करेक्ट है प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से। बाकी ये अधूरा है क्योंकि प्लस माइनस वन है, और मैंने ऐसे लिया कि भाई कौन सा इसमें से रिलेशन जो है वो फॉल्स है, ये है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। बाकी चलो देखते हैं और कोई ढंग से आएगा, पेपर में तो ऐसे आएगा नहीं ना, BCD तीनों सही होंगे, ठीक। अच्छा अब आ जाओ, हम क्या पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, भी थोड़ा सा रहता है सेक्शन फॉर्मूला, आज हमें कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था? हाँ बेटा, स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ा था और 10th क्लास में भी हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। तो अब वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला है, बट अब आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 3D के मेथड से किया, जब उसके कोऑर्डिनेट आ गए तो उसका पोजीशन वेक्टर बता दिया, बता सकते हैं ना, लेकिन हमें वेक्टर के हिसाब से करना है, ठीक है ना, 3D के हिसाब से नहीं हो। 3D और वेक्टर को मिलाऊं तो मैं दूसरे मेथड से भी इसको कर सकता हूं, ठीक है। अब आते हैं बेटा, व्हेन पॉइंट डिवाइड इंटरनली, पहले हम इसको समझते हैं कि फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन m/n इंटरनली, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया A और ये हमारे पास हो गया B, और डायरेक्शन गई है A to B, डायरेक्शन क्या गई है? A to B, ठीक है ना, वेक्टर AB है, ठीक है। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड वेक्टर AB इंटरनली इन m/n, विच डिवाइड वेक्टर AB इंटरनली इन m/n। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब आते हैं व्हेन पॉइंट डिवाइड इंटरनली, बस इंटरनली लिख देता हूं, तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है ना, ये करना है आपको। अब ध्यान से समझो, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज B, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज R, ठीक है ना। अगर बात पोजीशन वेक्टर की हो रही है तो इसका मतलब ओरिजिन होगा हमारे पास, ओरिजिन O हो गया। इसकी डेरिवेशन करेंगे, पेपर में आती नहीं है लेकिन कर लेते हैं समझने की, थोड़ा बहुत तुम लोगों को और क्लियरिटी आएगी। 3D की डेरिवेशन में फायदा होगा, धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो ये हो गया वेक्टर OA, ये हो गया बच्चों वेक्टर OP, और ये हो गया वेक्टर OB। क्या क्लियर है? अब डायरेक्शन लगाना सीखें। वेक्टर OA देखो O से A की तरफ, वेक्टर OP O से P की तरफ, यही होगा, और वेक्टर OB O से B की तरफ, ऐसे लगाओगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें वेक्टर OA की, तो हमारा वेक्टर OA तो A यूनिट वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर OP को वेक्टर R रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर OB को वेक्टर B रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना यहाँ तक। अब मुझे ये बताओ कि हमें किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, जिसे वेक्टर R रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम पढ़ चुके हैं कि जो ये m/n है, ध्यान देना, जो ये m/n है, ये रेशो कैसे बनती है? ये है बेटा AP/PB। क्या है ये? AP/PB विच इज m/n, AP/PB m/n है ये, ठीक है ना, समझ गए? अच्छा, अब इस AP/PB को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या है कि मुझे वेक्टर AP फाइंड आउट करना है।
क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर ए पी। फिर मैग्नीट्यूड बाद में आएगा, या वेक्टर भी रख करके हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो अगर हम वेक्टर ए पी की बात भी वो समझाऊंगा कैसे। तो मुझे लेना पड़ेगा ट्राइंगल ओ ए पी। मैं क्या ले रहा हूँ? ट्राइंगल ओ ए पी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम आ गए इन ट्राइंगल ओ ए पी। ओ ए पी में डायरेक्शन देखो, ओ से ए जा रही है, ओ से पी जा रही है, और ये रहा ए से पी जा रही है, क्योंकि जो ए से बी की डायरेक्शन है वही ए से पी की भी डायरेक्शन। तो क्या ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग सब सेटिस्फाई हो रहा है? तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग मुझे लिखना पड़ेगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी। क्या सही है बच्चों? वेक्टर ओ ए की वैल्यू कितनी है? वेक्टर ओ ए इज वेक्टर ए, वेक्टर ए पी एज इट इज रहने दो, हमें फाइंड आउट करना है, और वेक्टर ओपी हो गया वेक्टर आर। इसके बाद वेक्टर एपी इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। एपी तो निकल के आ गया, अब अगला क्या निकालना है? पीबी निकालना है। तो पीबी पे काम कर लेते हैं। अगर पीबी पे हम काम करें तो इन ट्राइंगल हम आ गए ओ पी बी। किस में आ गए? ओ पी बी। यहां की डायरेक्शन समझ गए? ओ से पी, पी से बी, और फाइनली ओ से बी। तो वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। सही है? तो वेक्टर ओ पी इज वेक्टर आर, वेक्टर पी बी मुझे फाइंड आउट करना है, और वेक्टर ओ बी की जगह आ गया वेक्टर बी। तो वेक्टर पी बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। ठीक है, अब क्या कह सकता हूं? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज एपी अपॉन पीबी की जगह मैं वेक्टर एपी अपॉन वेक्टर पीबी भी मेंशन कर सकता हूं, इज इक्वल टू एम अपॉन एन। रेशो तो है, रेशो हो सकती है ना, दो वेक्टर कट हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड बाद में लगा लो तब भी बराबर ही होने वाला है। ठीक है, तो वेक्टर एपी की वैल्यू कितनी हो गई? वेक्टर एपी की वैल्यू हो गई वेक्टर आर माइनस ए, और वेक्टर पीबी की वैल्यू हो गई वेक्टर बी माइनस आर इज इक्वल टू एम अपॉन एन। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। एन एक नंबर है यानी स्केलर मल्टीपल है वेक्टर आर माइनस ए, एम एक स्केलर मल्टीपल है वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी माइनस आर। ध्यान से समझना बच्चों, ये नहीं कि बस नोट करते चले जाओ। मैंने पहले ही बोल दिया कि आता नहीं पेपर में, सोचो कि भाई फालतू का काम है, कर लेते हैं, सर को मजे आ रहे हैं फालतू काम करने, है ना? ये सब सीखना है, कोई फालतू का काम नहीं है ये। ठीक है, एन आर माइनस एन ए एम बी माइनस एम आर। जब बहुत मुश्किल क्वेश्चन में कभी फंसोगे ना, और ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बना दिया, ठीक है, तो उस वक्त तुम्हें ये सब चीज़ें फ़ायदा करेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हर चीज़ को सीखना चाहिए। अब वेक्टर आर को एक तरफ ले आओ, क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है। एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू वेक्टर एम बी प्लस एन ए। ठीक, इसके बाद वेक्टर आर इज इक्वल टू एन प्लस एम, एम टाइम्स वेक्टर बी, एन टाइम्स वेक्टर ए। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर बी प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। क्या पोजीशन वेक्टर समझ में आया? ये आ गया बेटा, आपको बस ये सीधा फॉर्मूले पे काम कर। ठीक है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब देखो बस क्या करना है, अगर आप ये एरो याद रखो जो हम 10th में भी करते हैं, इसको इधर करो, इसको इधर करो, इंटरनल के लिए m इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन। हो गया सॉल्व, आपको बस याद रखना है। ठीक है, समझ गए? जल्दी नोट करो। करेक्ट? तो ये हमेशा याद रखो, ये कभी मत सोचो कि जो पढ़ाया जा रहा है पेपर में नहीं आ रहा तो हमें नहीं करना। सबको ध्यान रखनी है बात, ठीक? क्योंकि हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए।
अब पूरी दुनिया के देश न्यूक्लियर बना रहे हैं, क्या रोज न्यूक्लियर लड़ाई हो रही है? अगर कभी होती तो है नहीं, सबने मना भी कर रखा है, क्या करेंगे बना करके? भाई कभी हो गई बाई चांस तो तुम्हारे पास तो होना चाहिए ना। इसीलिए कभी पेपर ऐसा आ गया तो तुम्हें तैयार होना चाहिए। नहीं तो न्यूक्लियर ही नहीं है, वापिस आ गए जी करके मारे दौड़ते रहोगे सबके पास, है ना। इसीलिए बनाया जाता है। चले बेटा आगे। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, व्हेन पॉइंट डिवाइड एक्सटर्नली। ठीक है, व्हेन पॉइंट डिवाइड एक्सटर्नली। सेकंड, व्हेन डिवीजन इज एक्सटर्नल या व्हेन डिवाइड एक्सटर्नली। अब इस बात को समझ लेते हैं। अगर पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करे तो कैसे रेशियो निकलेगी, ठीक है ना। इसकी डेरिवेशन मैं तुम लोगों के लिए छोड़ूंगा, रेशियो समझा दूंगा, ये करके लाओगे तुम। ये हो गया ए और बी। कहाँ तक गए हम? वेक्टर ए बी, ठीक है। वेक्टर ए बी के बाहर एक पॉइंट है जो इसे एक्सटर्नली डिवाइड करता है। वेक्टर ए बी के बाहर एक पॉइंट है, ये देखो इसको आगे बढ़ाया, यहाँ बाहर कहीं एक पॉइंट है P जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। मीनिंग क्या है? ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, और वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर आर हो गया, ठीक है ना। इसको समझा देता हूँ फिर आप ट्राई करेंगे। ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास? ओरिजिन हो गया। अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ, ठीक। यहाँ बेटा इसमें डायरेक्शन ओ से ए, ओ से बी और ओ से, करेक्ट। अब ये m रेशो एन डिवीजन का क्या मतलब होता है? इसमें लिया जाता है ए बी अपॉन पी बी। क्या लिया जाता है? ए बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो अभी रेशो क्या बनी? रेशो अपने पास हो गई ए बी अपॉन पी बी। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m बाई n रेशो में ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब शॉर्टकट फॉर्मूला पहले समझा देता हूं। ये हो गया हमारा m रेशो n, बना लिया हमने। सीधा बस एरो मार्क करना है, एक को इधर कर देना है और एक को इधर कर देना है। तो वेक्टर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास जो वेक्टर r आ गया बेटा इस केस में, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। क्या फर्क समझ में आया? समझ में आ गया? वहां सब कुछ प्लस में था, बस यहां माइनस में। और हम वर्किंग कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें आएंगे ट्राइंगल ओ ए बी में आएंगे। मुझे पहले क्या निकालना होगा? ए बी निकालना होगा। तो क्या वेक्टर ए बी निकल जाएगा। फिर आ जाओगे ट्राइंगल, चाहे ले लो ओ बी पी, ठीक है, या ओ बी पी ही रहेगा, बाकी तो आएगा नहीं, या ये ले लो ओ ए पी ले लो। और वैसे मुझे पी बी निकालना है तो ओ बी पी मुझे लेना चाहिए। ओ बी पी ले लो और सिंप्लीफाई कर लो। कर लोगे? ठीक है, छोड़ दे रहा हूं इसे, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आओ पेज नंबर 253, ठीक है, पेज नंबर 253, कितना? 353। क्या लिखा? ए बी? नहीं 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 नहीं, हाँ थोड़ी एम रेशियो गड़बड़ हो गई, ए बी नहीं है ये, सॉरी। फाइन वो लेना चाहिए था मुझे। कितना हो गया? एपी होगा बेटा, एपी, एपी अपॉन पी बी होगा, सॉरी। ए से पी और फिर पी से बी होगा, ठीक है ना, वो गड़बड़ हो जाती है अभी। पूरा एपी रेशो पी बी होना चाहिए, तब बनेगा ये एम रेशो एन। ठीक है, कर लोगे? डेरिवेशन करूं इसकी? कर लोगे ना? ट्राई करना इसको। वो गलत हो गया था, नहीं तो अभी हो ही नहीं पाती डेरिवेशन, दिमाग से निकल गया।
नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब मैं आ जाता हूं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विद पोजीशन वेक्टर्स OP इज इक्वल टू, पहले हम P और Q बना लेते हैं, रफली बना लो इसको। ये P हो गया और ये Q हो गया, और इनके हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, इनके हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो OP का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। उसके बाद OQ का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divide line joining the point P and Q in the ratio 2:1। एक पॉइंट R है जो इसे 2:1 में डिवाइड करता है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो पहले इंटरनली वाला कर लेते हैं। अब हमें कोई डेरिवेशन तो करनी नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला। तो वेक्टर इसको R मान लेता हूं, या OR लिख लो अगर सिंबल नहीं है तो, ठीक है ना। तो मैं इसे OR ही लिख लेता हूं। तो मुझे चाहिए वेक्टर OR, पहले पार्ट में कौन सा डिवीजन है, इंटरनली। तो 2 इंटू वेक्टर A प्लस B, और प्लस बेटा 1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर A माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, और होल अपॉन m प्लस n, यानी 2 + 1। आंसर क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ वेक्टर A, ट्वाइस ऑफ वेक्टर B, थ्राइस ऑफ वेक्टर A माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर B, और होल अपॉन 3। तो 2 वेक्टर A और 3 वेक्टर A कितना बन गया, 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर A। 2B और 2B कितना हो गया बेटा, 0। नीचे हमारे पास आ गया 3। एक्सटर्नली में क्या काम करना है, बस बीच में वही माइनस लगा, कर लोगे ना, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 12 पर आओ। शो दैट द पॉइंट्स A B C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब तो कर ही लोगे, A B B C C ये निकाला, सबके मैग्नीट्यूड निकाले, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया खत्म, ठीक है ना, कंप्लीट। चलो डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देते हैं, बाकी आज तो नहीं हो पाएगा। चलो पढ़ते हैं, ये नोट कर लिया बेटा सबने, चले आगे। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। या वेक्टर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। अभी तक जो कुछ पढ़ा वो 1 नंबर मैक्सिमम 2 नंबर का है, ठीक है ना। अब मेनली क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में। तो प्रोडक्ट 2 तरह के हैं, ठीक है ना। दोनों पर एनसीईआरटी ने एक अलग अलग एक्सरसाइज बनाई है, ठीक है ना। पहला जो प्रोडक्ट है बेटा, पहला प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, पहले हम इसको पढ़ेंगे। और इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे अभी तक जो प्रोडक्ट वाली चीज पढ़ी है, सिर्फ वो पढ़ी है आपने प्रोडक्ट वाली चीज जो स्केलर मल्टीपल और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अब आपको 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अभी तक हमने 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 2 वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसे 2 कैटेगरी में रखा गया। पहला है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं उसे, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब दोनों के नाम से जाहिर हो रहा है स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि जब 2 वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर एक स्केलर नंबर आएगा। और इसका मतलब है कि जब 2 वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर आएगा। अब ये दोनों प्रोडक्ट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है ना। वो तो फिजिक्स वगैरह में जब पढ़ोगे तब एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा समझोगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले पे काम कर रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट।
स्केलर प्रोडक्ट और हम इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट 10th क्लास में वर्क डन तुम लोगों ने पढ़ा होगा। वर्क डन पढ़ा था ना 10th क्लास का, याद है कुछ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही था ना वर्क डन। तो जो डॉट प्रोडक्ट का काम है ना वो वर्क डन निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो 10th वाले वर्क डन कौन कौन से थे, याद है? 10th वाले वर्क डन थोड़े बहुत याद होंगे नहीं? फॉर्मूला है कुछ उसमें कोई एग्जाम्पल वगैरह बेटा बता, कोई एग्जाम्पल। मूव करना, ये सब है ना। अब देखो इसमें क्या है कि भाई डॉट प्रोडक्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ी है, इसको समझ लेते हैं। बाकी इतना कुछ नहीं है 11th क्लास मतलब 12th वाले वेक्टर में, हमें मैथ्स में इतना कुछ नहीं करना, कोई एप्लीकेशन हमसे नहीं पूछने वाला है। लेकिन क्योंकि कर रहे हैं तो दिमाग में मान लो आ जाता है कि भाई काम क्या है इसका, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। थोड़ा सा बस अपनी तरफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बातें क्लियर हो जाएं। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है ना। अब इस बॉक्स को एक आदमी धकेलता है, धकेल कमरा डर रहा ज़्यादा तो थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, है ना। सही है, ठीक, ये हो गया, ये देखो, ठीक। अब जैसे मान लो ऐसे धक्का लगाते हैं, ऐसे ना धक्का लगा, ऐसे धक्का लगा रहे हैं, ठीक। तो क्या हो रहा है कि जो फोर्स है ना बेटा, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, किसी एक एंगल पे लग रही है। ऐसे नहीं लग रही है, स्ट्रेट नहीं लग रही ना, एक डायरेक्शन पे फोर्स लग रही होगी। जब खड़े होकर तुम किसी चीज़ को धक्का मारोगे, जैसे मान लो इसी को मार रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है ना एक डायरेक्शन में लग रही है इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, और ये जो है ना हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ये क्या मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे धक्का मार के जमीन के नीचे तो नहीं जा रहा ना। ये क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और धक्का हम ऐसे लगा रहे हैं। इसका मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा वो एक एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कि भाई कितना काम हुआ, अगर इसे निकालना है, ठीक है, तो इसी में लगता है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन है। एक जो इसका आउटपुट आ रहा है उसमें, और दूसरा जो फोर्स लग रही है उसमें। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है वर्क डन, ठीक है ना। तो 10th में इतना एंगल वगैरह के बारे में नहीं सीखा होगा, वो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसे और स्पेशल केस जब होते हैं तब वर्क डन ऐसे केस में निकलता है, ठीक है ना। समझ गए, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें डॉट प्रोडक्ट को पढ़ना है। तो मान लो हमारे पास ये हो गया वेक्टर ए, एक हो गया, और दूसरा हो गया वेक्टर बी, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया हमारा ओरिजिन ओ, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और इनके बीच में एंगल बन गया थीटा। इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। समझ में आ रहा है ना सबको क्यों यूज होता है ये वेक्टर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम बात करें तो जो ये वर्क डन निकालने का कॉन्सेप्ट है, इसको शो किया जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये ए डॉट बी कैसे निकलेगा, ये तो सिंबल हो गया इसका। तो इसको हम कहते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। और क्यों इसे डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, क्योंकि इनके बीच में सिंबल डॉट का इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में आप समझ गए हैं, दोनों प्रोडक्ट, लेकिन दोनों प्रोडक्ट की एप्लीकेशन अलग अलग है। ऐसा नहीं कि रियल नंबर वाला प्रोडक्ट है हर जगह मल्टीप्लाई तो एक ही जैसा होना, नहीं। यहाँ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे डॉट प्रोडक्ट लगाना है या मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। समझ गए, करेक्ट।
तो ए डॉट बी क्या बताता है, वर्क डन बताता है कि टोटल वर्क कितना हुआ यहां पर वो आपको बताएगा। समझ में आ रहा है? तो ए डॉट बी हो गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पर कि सबसे पहले थीटा के बारे में बात करें तो वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई। थीटा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई। वेयर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई। थीटा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कुछ केस, इफ एनी वन ऑफ द वेक्टर either vector A is null vector or vector B is null vector, then vector A dot vector B is 0। null vector नहीं, क्या होगा? 0, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आता है? स्केलर। क्यों स्केलर आता है जरा ध्यान से देखो। A मैग्नीट्यूड एक रियल नंबर है, B मैग्नीट्यूड एक रियल नंबर है, कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई तक क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो तीनों प्रोडक्ट होके क्या दे रहे हैं? स्केलर। और वर्क डन किस में आता है? वर्क डन की क्या यूनिट होती है? ठीक है, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। तो बाकी उतना कुछ डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें क्या पढ़ना है? हमें सिंपल सी अलजेब्रा पढ़नी है। ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में आगे चलते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस भी करा देता हूं मैं, वो भी कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अगली वाली क्लास को देखते हैं। ठीक है ना। ये वाला हो गया हमारा सारा। अब हम कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस। या एक काम करते हैं, नेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो अच्छे में नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी जल्दी भगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट की ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, ये सब अगली क्लास में पढ़ाता हूँ।